और वॉर जोन से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, 24 घंटे में एक बार फिर से इजरायली सेना ने लेबनान पर अटैक कर दिया है। जानकारी मिल पा रही है कि इसमें 33 लोगों की मौत हो गई है, 195 लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आ रही है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का भी बहुत बड़ा दावा किया है। तो एक बार फिर से इजरायली सेना ने लेबनान पर अटैक किया है, हमला किया है। 24 घंटे में एक बार फिर से इजरायली सेना की तरफ से लेबनान पर यह बहुत बड़ा अटैक माना जा रहा है। इससे पहले जब इजरायल ने अटैक किया था लेबनान पर, हसन नसरल्लाह जो हिजबुल्लाह का चीफ है वो मारा गया है, जिसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। 33 लोगों की मौत और 195 लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आ रही है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया है। और इस बीच गाजा के बाद लेबनान में अटैक कर इजरायल ने यह दिखा दिया है कि वो अपने दुश्मनों के खिलाफ चुप नहीं बैठने वाला है। उनगा में इजरायली प्रधानमंत्री के तेवर ने यह साफ कह दिया है कि अभी इजरायल वालों का अंजाम, जिस तरीके से नसरल्लाह का अंजाम हुआ है, इजरायल की ओर नजर उठाने वालों का अंजाम बेहद बुरा होगा, फिर चाहे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए। गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह का हिसाब करने के बाद इजरायल रुकने वाला नहीं है। आशंका ये जताई जा रही है कि इजरायल एक बार फिर ऑपरेशन फोकस शुरू करने वाला है। इजरायल का ऑपरेशन फोकस रिटर्न्स। 57 साल बाद इजरायल फिर दोहराएगा इतिहास। अब इजरायल के टारगेट पर सीरिया, इराक और यमन। करीब एक साल से गाजा में सैन्य ऑपरेशन के दौरान इजरायल हमास के कई बड़े लीडर और टॉप कमांडरों को अंजाम तक पहुंचा चुका है। दुश्मन को चुन चुन कर मारने वाली इजरायली सेना ने लेबनान में भी हिजबुल्लाह का हिसाब करना शुरू कर दिया है। महज 10 दिन के अंदर हिजबुल्लाह के कई बड़े कमांडर ढेर किए जा चुके हैं, यानी इजरायल अब अपने लक्ष्य को पूरा करने के करीब है। लेकिन नेतन्याहू की फौज इस बार किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। लिहाजा आशंका जताई जा रही है कि इजरायल एक बार फिर ऑपरेशन फोकस शुरू करने वाला है। इस ऑपरेशन के तहत 1967 में इजरायल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया पर हमले शुरू किए थे और माना जा रहा है कि अब ऑपरेशन फोकस रिटर्न्स का टारगेट सीरिया, इराक और यमन बनने वाले हैं। सीरिया, इराक और यमन टारगेट पर क्यों? यूएनजीए में नेतन्याहू की स्पीच से मिला संकेत। ईरान के प्रॉक्सी गुटों पर इजरायल करेगा वार। दरअसल शुक्रवार को इजरायल के पीएम जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी स्पीच दे रहे थे तो वहीं इसके संकेत मिल गए थे। नेतन्याहू ने स्पीच के दौरान 2 नक्शे दिखाए, एक को दुनिया के लिए आशीर्वाद बताया तो दूसरे को अभिशाप। नेतन्याहू ने कहा कि पिछली बार मैंने एक नक्शा दिखाया था जिसमें इजरायल और उसके साथ ही अरब देश एशिया को यूरोप से जोड़ रहे थे। नेतन्याहू ने इसे दुनिया के लिए आशीर्वाद बताया तो वहीं दूसरे नक्शे को नेतन्याहू ने आतंक का नक्शा बताया। इजरायली प्रधानमंत्री ने दोनों नक्शों को दिखाकर कहा कि एक तरफ भविष्य की उम्मीद है तो दूसरी तरफ भविष्य का अंधकार। दरअसल इस दूसरे नक्शे में ईरान, इराक, सीरिया और यमन को काले रंगों में रंगकर अभिशाप बताया गया था। माना जा रहा है कि इजरायल सीधे तौर पर ईरान पर हमला नहीं करेगा। वो चाहता है कि ईरान खुद इस जंग में कूदे, इसलिए वो हमास और हिजबुल्लाह के बाद इराक, सीरिया और यमन में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी गुटों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। दशकों पुरानी है इजरायल और अरब देशों की दुश्मनी। 1967 में इजरायल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया से जंग जीती थी। इजरायल ने शुरू किया था ऑपरेशन फोकस। करीब 100 साल पहले फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा था और ब्रिटिश ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटकर यहूदियों के लिए स्वतंत्र इजरायल राष्ट्र बनाने का वादा किया था। लेकिन अरब जगत के देश इजरायल की स्थापना के खिलाफ थे। आखिरकार विवाद बिना सुलझाए 1948 में ब्रिटिश शासक मिडिल ईस्ट के इस हिस्से से चले गए और इजरायली नेताओं ने 14 मई 1948 को स्वतंत्र इजरायल की घोषणा कर दी। इजरायल के गठन के अगले ही दिन मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने इजरायल पर हमला कर दिया। ये पहला अरब इजरायल संघर्ष था। करीब 1 साल तक चले इस युद्ध में इजरायल की जीत हुई और जंग के खत्म होने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने स्वतंत्र फिलिस्तीन के लिए आधी जमीन मुकर्रर कर दी। यहीं से फिलिस्तीनियों के लिए त्रासदी का दौर शुरू हो गया। इस दौरान करीब 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को विस्थापित होना पड़ा,
क्योंकि यहूदी सेना ने उन्हें उनके घरों से बेदखल कर दिया था। इसके बाद साल 1967 में दूसरा अरब इजराइल संघर्ष हुआ। 6 दिन तक चले इस युद्ध को 6 डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है। 5 जून 1967 से 10 जून तक इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के खिलाफ जंग लड़ते हुए कामयाबी हासिल की। इन तीनों देशों के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई को ही ऑपरेशन फोकस कहा जाता है। इस युद्ध के नतीजों ने मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल दिया। दरअसल इस जंग के परिणाम स्वरूप गाजा पट्टी और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर इजराइल का कब्जा हो गया। यही नहीं, जॉर्डन से पूर्वी जेरूसलम सहित वेस्ट बैंक और सीरिया से गोलन हाइट्स भी इजराइल ने छीन लिया था। और अब 57 साल बाद इजराइल एक बार फिर ऑपरेशन फोकस का सहारा लेकर इराक, सीरिया और यमन के बहाने ईरान को सबक सिखाना चाहता है कि वो अपने दुश्मनों को किसी भी कीमत पर छोड़ता नहीं है। इजरायल और हिजबुल्लाह जंग के बीच 10 बड़े अपडेटों पर नजर डालते हैं। आपको बताते हैं कि अब तक क्या कुछ हुआ है, ग्राफिकली समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, सबसे बड़ा अपडेट यही है कि लेबनान में इजरायल की ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है, यानी कि अब ग्राउंड ऑपरेशन जो है इजरायल कर सकता है। दूसरी सबसे बड़ा अपडेट ये है कि लेबनान सीमा के पास इजरायल के सैकड़ों टैंक तैनात कर दिए गए हैं। तो देखिए, ये युद्ध और ज्यादा भयावह हो सकता है। रेडी टू अटैक मोड में इजरायल के फाइटर जेट भी तैयार किए जा रहे हैं, यानी कि जमीन से लेकर आसमान तक इजरायल पूरी तैयारी कर रहा है। ये तीसरा सबसे बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। चौथा अपडेट ये कि इजरायल ने गाजा से कुछ ब्रिगेड को भी बुलाया है, तो कुछ ब्रिगेड्स को भी इजरायल ने गाजा से बुलाया है। ये चौथा सबसे बड़ा अपडेट है। पांचवा अपडेट ये है कि नसरअल्लाह की मौत पर लेबनान, सीरिया, ईरान, इराक में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। और छठा अपडेट ये है कि ईरान ने अगले आदेश तक बेरूत के लिए फ्लाइट्स रोक दी हैं। ये छठा अपडेट निकल कर आ रहा है। नसरअल्लाह के साथ ही ईरान का डिप्टी कमांडर भी मारा गया है। तो ईरान का डिप्टी कमांडर भी इस अटैक में मारा गया है, जिसमें नसरअल्लाह मारा गया है। आठवां अपडेट ये है कि हिजबुल्लाह की खुफिया टीम के चीफ को भी इजरायल ने मार गिराया है। तो देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने की कोशिश की गई है। नौवां अपडेट ये कि इजरायल ने यमन से हुती विद्रोहियों की दागी मिसाइल को भी नष्ट कर दिया है। तो हुती विद्रोहियों की मिसाइल को भी नष्ट किया गया है। लेबनान में 2 हफ्तों में इजरायल के हमले में 1030 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। तो इजरायली सेना के सबसे भीषण हमले में हिजबुल्लाह का चीफ नसरअल्लाह मारा गया। हसन नसरअल्लाह करीब 32 साल से हिजबुल्लाह का चीफ था, लेकिन जिस तरीके से उसकी मौत हुई है उसके चंद घंटों के बाद ही सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार हिजबुल्लाह का अगला चीफ कौन होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नया हिजबुल्लाह चीफ के तौर पर सामने कई नाम आ रहे हैं, लेकिन 2 नाम ऐसे हैं जो हिजबुल्लाह के नए चीफ के तौर पर आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। मारा गया हिजबुल्लाह चीफ नसरअल्लाह। अब कौन संभालेगा हिजबुल्लाह की कमान? किसे मिलेगी हिजबुल्लाह चीफ की गद्दी? हाशिम सफीद्दीन या शेख नईम कासिम में से कौन? नसरअल्लाह की मौत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिजबुल्लाह के चीफ के तौर पर कौन गद्दी पर बैठेगा। इजराइल लेबनान के बीच तनाव वाले माहौल में 2 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, जिनमें पहला नाम है हाशिम सफीद्दीन का और दूसरा नाम है शेख नईम कासिम का। इन्हीं दोनों में से एक को आने वाले कुछ ही दिनों में हिजबुल्लाह की कमान सौंपे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक नए हिजबुल्लाह चीफ के तौर पर सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो है हाशिम सफीद्दीन का। सफीद्दीन हाशिम हसन नसरअल्लाह का चचेरा भाई है। हाशिम हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल विंग का लीडर भी है। हसन नसरअल्लाह की तरह ही हाशिम भी मौलवी है। शिया नेताओं की तरह काली पगड़ी पहनने पर हाशिम को 2017 में अमेरिका ने टेरर कमांडर घोषित किया। हिजबुल्लाह के करीबी सूत्र ने कहा कि नसरअल्लाह के उत्तराधिकारी माने जाने वाला हाशिम सफीद्दीन शुक्रवार के हमले में जिंदा बच निकला था।
बताया जा रहा है कि हाशिम की वेशभूषा और हाव भाव नसरल्लाह से मिलते जुलते हैं। 3 दशक से हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप में शामिल है। हाशिम लेबनान के टेरर ग्रुप का फाइनेंस चीफ बताया जाता है। नसरल्लाह के खात्मे के बाद हाशिम मिलिट्री विंग का कमांडर भी बन सकता है। हाशिम को संगठन के चेहरे के तौर पर स्थापित करने के लिए उसको दुनिया के अन्य देशों के नेताओं से मिलने के लिए कहा गया था। ईरान के साथ सफीउद्दीन के मजबूत रिश्ते हिजबुल्लाह चीफ के लिए उसकी दावेदारी को और भी ज्यादा मजबूत करते दिखाई देते हैं। वहीं हिजबुल्लाह के नए चीफ के तौर पर एक और नाम भी सामने आया है और ये है शेख नईम कासिम का। शेख नईम कासिम को भी हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाया जा सकता है। शेख नईम कासिम एक शिया लेबनानी मौलवी और राजनीतिज्ञ है। वो हिजबुल्लाह में दूसरे नंबर का नेता है और उसके पास डेप्यूटी चीफ का पद है। दक्षिणी लेबनान के खफर फिला में जन्मा नईम कासिम 1982 में हिजबुल्लाह के संस्थापक सदस्यों में से है। कासिम ने 1992 से हिजबुल्लाह के दूसरे नंबर के कमांडर के रूप में काम किया है। शेख नईम कासिम हिजबुल्लाह का प्रवक्ता भी रह चुका है। मीडिया रिपोर्टों की माने तो अगले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह के नए चीफ के नाम का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में साफ है कि हसन नसरल्लाह के सफाई के बाद भी इजराइल की टेंशन खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि हिजबुल्लाह की मौत का बदला लेने का ईरान ने प्लान बनाया है, जिसमें हिजबुल्लाह का नया चीफ एक अहम भूमिका निभा सकता है।